Assalamualaikum, boys and girls. Welcome back to another episode of Yours Diaries. I hope you guys are doing good. I am doing great, Alhamdulillah. So today's video, I'm gonna talk about how to fill DS-160. DS-160 बेसिकली एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होता है अपने B1 B2 वीज़ा से पहले और इवन F1 वीज़ा से पहले। हर वीज़ा से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। और आज मैं बात करूंगा कि B1 B2 वीज़ा के लिए स्पेसिफिकली कैसे ये फॉर्म फिल करते हैं। और बट इट गोज सेम विद द F1 वीज़ा एंड F2 वीज़ा, दैट्स ऑल्सो अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो उसमें बस थोड़ा सा स्लाइट सा चेंज है। तो वो मैं जैसे ही चेंज करूँगा मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। और उसके अलावा सीन ये होता है कि ये जो सिस्टम है वो लॉग आउट होता रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो काइंडली ये पूरी वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद ही फॉर्म फिल करना शुरू कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं वो कर लें। और बेसिकली आप लिखेंगे DS-160 ऑनलाइन और डायरेक्टली आप इधर आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। आप ये पहली वेबसाइट देख रहे हैं जो कि है ceac.state.gov, और ये मैंने लिंक पहले ही क्लिक किया हुआ था इसलिए ये हाईलाइट हुआ है। इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन DS-160। इस लिंक पे जाने के बाद आपके पास ये सारा सामने खुल जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर सीन ये होता है कि ये अब आप एक किस्म की स्टेट की वेबसाइट के ऊपर हैं, जिधर जो आप अब डाटा डालेंगे वो बेसिकली स्टेट के पास जा रहा होगा। और ये आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन DS-160। सो ये मैं पढ़ूंगा नहीं सारी चीज़ें, ये आप खुद काइंडली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बताता जाऊंगा कि इसमें सीन क्या होता है और किस किस तरीके से फिल करना होता है। तो सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन बनाई हुई है और वो लॉग आउट हो गई है तो आप इस पॉइंट पे जाएंगे रिट्रीव एन एप्लीकेशन। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्ली हम लोग स्टार्ट एन एप्लीकेशन जाएंगे। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि जिस एम्बेसी में या जिस कॉन्सुलेट में आप अपीयर होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद एम्बेसी में अपीयर होना चाहता हूँ, तो मैं इधर लिखूँगा पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। और अगर आप देख सको पाकिस्तान इस्लामाबाद भी है और पाकिस्तान कराची भी है। US की एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, लेकिन उनका एक कॉन्सुलेट कराची में है जहाँ पे सिर्फ वीज़ा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आप सिंध से हैं या उस एरिया से हैं या इवन पंजाब से हैं और आप इस्लामाबाद में क्या कहते हैं आपको डेट नहीं मिल रही, आप कराची में वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हैं। सेम अगर आप सिंध में हैं तो आप मतलब फिर तो आप ऑब्वियसली कराची में ही देंगे क्योंकि वो आपको करीब पड़ती है। तो लेकिन अभी के लिए मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस एरिया से ज़्यादा करीब हूँ। तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप पे डिपेंड करता है आप किस पे करते हो। पाकिस्तान इस्लामाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इधर ये लिख दूंगा CUEX, ठीक है। ये आप लिख के आप करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक। अब आपकी एक टोटली एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये आप कर देंगे आई एग्री। इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है कहीं पे, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा अगर आपकी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है। मैं अभी के लिए इधर लिख लेता हूँ अपने पास और ये मैंने यहाँ लिख लिया है। सेकेंड ऐड, ये मैंने अपने पास लिख लिया है नोटपैड में और यहाँ से मैं कर लूँगा। सो व्हाट इज, ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो कि अगर आप जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपसे ये वाला क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो इसका जो भी आप इसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उसका आंसर आपने लाजमी याद रखना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ले लेते हैं व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग मिडिल नेम। सो मैं ये रैंडम चूज़ कर रहा हूँ और मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी आपको आसान क्वेश्चन लगे जो आपको याद रहे, मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये क्वेश्चन भी अपने पास कहीं साइड पे लिख लें और उसके बाद अपना ये आंसर भी लिख लें ताकि आपको भूले ही ना कि आपने क्या क्वेश्चन सेलेक्ट किया था और क्या आंसर उसका था। वैसे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पूछ लेंगे आपसे, लेकिन आंसर आपको याद रहना चाहिए। खैर, आई विल सेलेक्ट कॉन्टिन्यू फ्रॉम हेयर। अब ये DS-160 का पहला पेज है, ये फ्रंट पेज है और यहाँ से हमारी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन और नाम वगैरह डालना शुरू करेंगे और
यहाँ से हम लोगों का सारा प्रोसेस शुरू होगा। अगेन ये आईडी आपने अपने पास सेव रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप भूल जाएंगे तो आपको दोबारा से अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन शुरू करनी पड़ेगी। इधर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश प्रेफर कर रहा हूँ, आप लोग को भी मैं रेकमेंड करूँगा इंग्लिश में ही रही, ताकि आपको इससे गाइडेंस वगैरह अगर कहीं पे भूल जाते हैं तो आपको मिल जाएगी आराम से। बाकी बिफोर आई स्टार्ट दिस एप्लीकेशन, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपने फिल करने हैं। आपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ट्रैवल कंपेनियन कोई है, यूएस ट्रैवल हिस्ट्री, एड्रेस, पासपोर्ट, फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो और ये साइट पे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको, लेट्स से आपको आपको पता नहीं है कि आपका सर नेम क्या है, तो या गिवन नेम कौन सा आपका गिवन नेम है, कौन सा सर नेम है, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है हर पॉइंट के बारे में। वो आपको डिटेल में ये बता देंगे, ये साइट पे लिखा हुआ है ना, राइट। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगी। सो मैं अभी के लिए अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ और फिर देखते हैं। हुज़ैफ़ा, सॉरी, मेरा पूरा नाम है हुज़ैफ़ा हुसैन। सो मेरा सर नेम आएगा हुसैन, और मेरा गिवन नेम आएगा हुज़ैफ़ा, जो कि मेरा फर्स्ट नेम है। आपका जो गिवन नेम होता है वो आपका फर्स्ट नेम होता है। जैसे जॉन मिगेल है, तो इधर जॉन जो है वो फर्स्ट नेम होगा और गिवन नेम होगा, और मिगेल जो है वो सर नेम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। ये मेरा नहीं है, मेरा इंग्लिश में ही है, तो ये मोस्टली लोगों का नहीं होता, आपका भी नहीं होगा अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई करें। आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज, सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडिया और समवेयर एल्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, सो प्लीज़ आप इसका अपने कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान में सबका नेम इंग्लिश डॉक्यूमेंट होता है और इंग्लिश में ही होता है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? मैंने कोई नाम यूज़ नहीं किया। अगर आपने कोई और नाम यूज़ किया तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद, डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम? नो, मेरा कोई टेलीकोड नहीं है जो कि मेरा नाम रिप्रेजेंट करे। सेक्स मेल कर दिया आपने, मैरिटल स्टेटस सिंगल कर दिया। यहाँ पे अपने अपना जेंडर क्लैरिफाई करना है, मैरिटल स्टेटस क्लैरिफाई करना है, और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। मैं रैंडम चूज़ कर रहा हूँ, 2002 कर देते हैं इधर। सिटी आप, मैं इस्लामाबाद कर रहा हूँ, आप अपना सिटी का नाम लिखेंगे इस्लामाबाद। हम्म, इधर भी मैं इस्लामाबाद कर देता हूँ, बेसिकली ये कैपिटल है, ये किसी प्रोविंस में ऐसा फॉल नहीं करता। और कंट्री पाकिस्तान कर दिया आपने, ठीक है। फिर आप इसको सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ये लॉग आउट होगा तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी क्या कहते हैं, चली जाएगी। तो बेटर यही है कि आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन जिस पेज पे भी फिल करो, उसके बाद फ़ौरन ही उसको सेव कर लो। सेव करने के बाद दोबारा कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखो अब मेरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब वो सेव हो गया, मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि अगर लॉग आउट हो भी गया तो वो पेज मेरा फिल ही है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका है, सॉरी, मेरा पाकिस्तान है, आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद, डू यू होल्ड हेल्ड एनी नेशनलिटी, नॉन एनी नेशनलिटी, इसके अलावा अगर आपके पास कोई नेशनलिटी है, मेरे पास नहीं है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, नो कर देंगे इसके ऊपर। आर यू परमानेंट रेजिडेंट, कंट्री वीज़ा फॉर दिस कंट्री, कंट्री रीजन अदर देन द कंट्री और रीजन, मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का ही हूँ। और इधर आपका CNIC आ जाएगा, 2 7। सोशल सिक्योरिटी जो है वो क्या, आपका एक ये यूएस का कार्ड होता है। ये जब आप यूएस में काम करना शुरू कर देते हो या कोई इनकम आ रही होती है तो तब आपको चाहिए होता है, तो ये डज नॉट अप्लाई होगा आपके ऊपर। टैक्स पेयर आईडी नंबर, जब आप यूएस में 1 साल रह लो और आप टैक्स फाइल कर दो तो फिर आपको एक टैक्स नंबर अलॉट होता है, जो कि मेरा नहीं होगा। अगेन मैं इधर सेव कर दूंगा, कंटिन्यू एप्लीकेशन। देखें ये मेरी इंफॉर्मेशन सारी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब आता है मेन क्वेश्चन के पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएसए, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो यूएसए, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ B1 B2 के बारे में और F वीज़ा के बारे में। राइट नाउ मैं B1 B2 और F के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हो सारी वीज़ा कैटेगरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हर किसी को ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया।
तो अभी के लिए हम B1 B2 विजिट के बात कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको F1 की भी बता दूंगा कि इसमें F1 का उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफाई करें, लेट्स से B1 वीज़ा जो होता है वो एक बिजनेस वीज़ा है। इसके अंदर बेसिकली आप बताते हो कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। लेट्स से आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कॉन्वोकेशन अटेंड करने जा रहे हैं, या फिर कोई कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल पर्पज़ है जिसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए होता है या किसी बिजनेस डील के लिए हो रहा होता है। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और B2 जो है वो विजिट वीज़े के लिए, जब आप प्योरली टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप B2 करते हो। एज अ पाकिस्तानी आप B1 B2 कर लो, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है, आपको कल को शायद बिजनेस के लिए चाहिए हो वो वही वीज़ा, या फिर कल को टूरिज्म के लिए चाहिए हो, तो प्रेफरेबली B1 B2 के लिए जाना चाहिए। और यस, यहाँ पे मैंने B1 B2 सेलेक्ट कर लिया है। हैव यू हैड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? अगर आपके स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स हैं तो आप इधर बता सकते हैं कि भाई मैं जिस बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, लेट्स से आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे मेरी इस डेट को मैं जा रहा हूँ, इस डेट को मैं वापस आ जाऊँगा। अराइवल सिटी, लेट्स से मैं न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, और डिपार्चर फ़्लाइट मेरी, ये ज़रूरी नहीं है, इसके लिए टिकट होना ज़रूरी नहीं होता। अगेन काफ़ी लोगों को लगता है कि आपको टिकट चाहिए यूएस में जाने के लिए, और अगर आप स्पेसिफिक प्लान पे येस पे क्लिक करते हो, ऐसी बात नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स पे जाएं, तो ताकि इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है कि बाकी आपका कोई पर्पज़ है जाने का, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, वरना अगर आप नो करेंगे तो ये आपसे वो उस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं मांगेगा, बस इंटेंट डेट ऑफ अराइवल मांगेगा कि कब आप प्लान कर रहे हो जाने के लिए और कितना अर्सा आप रुकना चाहते हो। तो लेट्स जस्ट से आप किसी अगर आप इस सिर्फ नो पे जा रहे हो, ट्रैवल उसके ऊपर जा रहे हो, तो ये आपका टूरिज्म के लिए जा रहे हो, तो इसके लिए आपकी, मुझे लगता है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो लेट्स से मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, और मैं उधर न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। लेट्स से मैं फर्स्ट ऑफ जैन को जा रहा हूँ 2026, और मेरी अराइवल सिटी होगी न्यूयॉर्क। डेट ऑफ डिपार्चर मेरा 1 महीने का स्टे होगा 2026, और मेरी डिपार्चर सिटी अगेन होगी न्यूयॉर्क। सॉरी, पहले मेरी पहले जो मैंने मेंशन किया वो अराइवल सिटी, आप किधर लैंड करोगे, और डिपार्चर सिटी आप किधर से टेक ऑफ करके वापस अपने कंट्री जा रहे होगे, किस सिटी से, क्योंकि स्टेट काफ़ी बड़ा है, आप मूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, मैं एक रैंडम एग्जांपल के तौर के ऊपर ये दोनों सिटीज़ को सिलेक्ट किया है। एंड प्रोवाइड लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस, आप वो लोकेशन प्रोवाइड करो जहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप सोच रहे हो कि आप घूमोगे। तो ये एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। देखें, न्यूयॉर्क में प्लान कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क चला जाऊँगा। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक और डाल देता हूँ इधर, लेट्स से लॉस वेगस कर देता हूँ। ये दो सिटीज़ में प्लान कर रहा हूँ जो कि मैं घूमूंगा, ठीक है। एड्रेस वे यू विल स्टे इन द यूएस, अगर आप किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना उस रिलेटिव का एड्रेस डालेंगे। और या तो अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको अभी एड्रेस नहीं पता, तो आप यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का भी एड्रेस डाल सकते हैं। तो क्योंकि अभी आप अपार्टमेंट हंट कर रहे होंगे, F1 वीज़ा स्कोर कर रहे होंगे, तो अभी आपके पास कोई एड्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी डाल सॉरी अपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल सकते हैं जी। और अगर आप B1 B2 पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने रिलेटिव का एड्रेस डालें। लेट्स से मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट मेरी हो जाएगी न्यूयॉर्क, जिप कोड 1 2 3 4। मैं ये रैंडम डाल रहा हूँ, तो आप लोग का जो भी स्पेसिफिक होगा आपने वो लाजमी डालना है। इधर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो ये ट्रिप कर रहे हैं ये कौन पे कर रहा है इसके लिए। तो या आप खुद पे कर रहे होंगे, या कोई और बंदा आपका पे कर रहा होगा, या आपका सिबलिंग भी हो सकता है, अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है अदर पर्सन में, ठीक है। या तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो कंपनी आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो आपको पे कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस कॉन्वोकेशन के लिए, या इस बिजनेस ट्रिप के लिए। या कोई बिजनेस ओनर है जो कि आपको यूएस बुला रहा है किसी बिजनेस सिलसिले में, वो आपको पे कर सकता है, या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह।
और ये सीन होता है। तो लेट्स से अभी के लिए मैं सेल्फ कर देता हूँ। इसको अगेन आप सेव कर लोगे अपने पास। कंटिन्यू एप्लीकेशन। अभी तक हमारा लॉग आउट नहीं हुआ, लेकिन यूजुअली ये लॉग आउट हो जाता है। ठीक है। आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू? अगर कोई और बंदा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। मैं अभी सोलो ट्रैवल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अगर आप डाल देंगे तो ताकि उस वो भी अपने DS160 दोनों का अलग अलग फिल होगा। बस ये होगा कि आपका वो ऐड हो गया, जैसे आपके मदर या फादर में से कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप उनका भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आइडिया हो जाए कि आपके साथ कोई और भी जा रहा है और आप इंटरव्यू के टाइम पे दोनों इकट्ठे अपीयर हो सकें। और यही क्वेश्चन आपसे जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होंगे तब भी पूछा जाएगा, और वहाँ पे भी आप फिर इस तरह की अपने उस रिलेटिव की डिटेल डाल सकते हैं और उससे आपको अपॉइंटमेंट एक ही मिलेगी। एक अपॉइंटमेंट में आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन अब फीस दोनों की अलग होगी और DS160 भी दोनों का अलग अलग फिल होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। कॉन्टिन्यू एप्लीकेशन। हैव यू एवर बीन इन USA? इधर आप अगर आप पहले USA जा चुके हैं तो यस करेंगे। मैं अभी के लिए नहीं, नो कर रहा हूँ। अगर आप यस करेंगे तो आपको फर्दर उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कि आप कब अराइव किए थे और कितना लेंथ ऑफ स्टे था। आप इधर झूठ वगैरह नहीं बोल सकते। अगर आप आए हैं आपको लाजमी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो अगर आप पहले ही B1 B2 पे ट्रैवल कर चुके हैं और अब F1 पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे वो डिटेल डालेंगे। अगर आप पहले F1 पे जा चुके हैं, B1 B2 पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने पुराने वीज़ा पुराने स्टे की डालेंगे। और जितनी बार स्टे होगा उतनी बार वो आप पूरी अपनी हिस्ट्री मेंशन करेंगे कि मैं कब कब गया था। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट से मिल जाएगी। वहाँ पे एग्जिट और एंट्री की स्टैंप होती है, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा? अगर हुआ है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे। मैं यहाँ के लिए नो कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ US वीज़ा? नो, मुझे कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। किसी ने आपके लिए ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन फाइल किया है? तो मेरे लिए किसी ने नहीं किया। अगर आपके लिए किसी ने किया है तो आप यस करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगेन मैं एप्लीकेशन सेव कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपसे वो आपका होम एड्रेस मांग रहा है, जो कि आपका पाकिस्तान में घर है। पहले जो एड्रेस मांगा था वो US का मांगा था, जहाँ पे आप स्टे कर रहे होगे। यहाँ पे वो जो मांग रहा है वो आपका पाकिस्तानी घर का मांग रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ इस्लामाबाद सिटी। आपका घर का नंबर आ जाएगा इधर, G1234। सिटी इस्लामाबाद आ गया आपका। इस्लामाबाद। जिप कोड, जो आपका जिप कोड होगा, मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान आ जाएगा। ये आपके घर का पूरा एड्रेस हो जाएगा। मोस्टली जो घर का एड्रेस होता है वही मेलिंग एड्रेस होता है। मेरा तो यही सीन है, आपका भी प्रॉब्ली यही सीन होगा। और प्रेफरेबली यही है ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। तो आप यहाँ पे यस कर दें कि आपका मेलिंग एड्रेस जिस तरह आपको मेल आए या जिधर आप पासपोर्ट मंगवाना चाहते हो, वैसे क्वेश्चन करूँ ये उसके लिए नहीं है, मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो और आपका मेलिंग एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस सेम हो जाएगा। प्राइमरी फ़ोन नंबर आप दोगे यहाँ पे 6789। मैं एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ। सेकेंडरी नंबर अगर आपका कोई है तो आप दे दो। वर्क नंबर है तो वो दे दो आप। मेरा मेरा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता तो मैं डज नॉट अप्लाई कर दूंगा। हैव यू यूज्ड अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years? अगर कोई 5 साल पहले कोई और नंबर यूज़ किया है तो आप वो अपना नंबर दे दोगे। यहाँ पे आप मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं नो कर दूंगा। ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल आपकी हर जगह पे यूज़ हो रही होगी, तो काइंडली यहाँ पे अपनी ईमेल सही डालिएगा। और मैं अभी के लिए फॉर्म डाल रहा हूँ, ये कोई फर्जी ईमेल मैं डाल रहा हूँ, तो ये आप डाल सकते हैं अपनी। यहाँ पे आप प्रॉपर ईमेल देंगे, इसके ऊपर आपको DS160 कंफर्मेशन पेज आएगा, जो कि आपको वीज़ा के वक्त ज़रूरत होती है। आपने एम्बेसी लेके जाना होता है अपने इंटरव्यू वाले दिन। तो आप अपनी ईमेल यहाँ पे डालेंगे। हर चीज़ की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर अगर आप ये एक फॉर्म एक बार सबमिट कर दो तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कोई गलती हो गई है तो आपको ऑल टुगेदर एक नई एप्लीकेशन शुरू करनी पड़ेगी, नया DS160 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई ईमेल एड्रेस है वो आप डाल सकते हो, या कोई पुरानी पास्ट में यूज़ करते रहे हो तो वो आप डाल सकते हो। मेरी नहीं है और ना ही एक्टिव है तो मैं नो कर रहा हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे वो सोशल मीडिया हैंडल मांग रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया किन किन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो। आज की डेट में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने हर सोशल मीडिया हैंडल का बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। और उसके अलावा आपको उनको पब्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने प्राइवेट अकाउंट किया हुआ है तो आप उनको पब्लिक करोगे। और आप ताकि वो लोग जब वेरीफाई करें तो वो आपका इन फेसबुक सॉरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर जाएं और वो आपको वेरीफाई कर सकें क्योंकि आई एम सॉरी। और आजकल मैंने जो देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है कि आपका सोशल मीडिया प्राइवेट था, पब्लिक नहीं था, हम लोग वेरीफाई नहीं कर सके। सो सबसे पहले DS-160 फॉर्म फिल करने से पहले मेक श्योर आपका कोई भी उल्टा पुल्टा कंटेंट ना हो वहाँ पे। और उसको आई वुड रिकमेंड कि इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें। और वैसे भी अच्छी बात नहीं है यार, कुछ इस तरह का उल्ट पुलट या गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ही नहीं चाहिए। तो खैर वो आप हटा के आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का नाम वगैरह देंगे और उनको मेक श्योर करेंगे कि वो पब्लिक हों और हर कोई देख सके वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो रैंडम दिए हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, लिंक्डइन करते हैं तो लाजमी दीजिएगा। लिंक्डइन एक आपकी अच्छी प्रोफाइल शो होती है। उसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे जैसे वीडियोस डाल रहे हैं तो अगर कॉन्स्टेंटली और आप डाल रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना यूट्यूब का भी शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन about your presence on any other वेबसाइट, अगर कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आप फोटोज़ वीडियोस डालते हो, टिकटॉक वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसको मैं सेव कर दूंगा। मैं नहीं डालता तो मैं नहीं नो कर रहा हूँ। सेव एप्लीकेशन, कंटिन्यू एप्लीकेशन, आगे आ जाएं जी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपके पासपोर्ट पे। आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, सॉरी आपका पासपोर्ट का क्या है, लाइक स्टेटस क्या है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली का रेगुलर होता है तो आप रेगुलर करेंगे। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। पासपोर्ट नंबर जो आपका टॉप पे लिखा आता है वो आपका पासपोर्ट नंबर होगा। पासपोर्ट बुक नंबर पाकिस्तान के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और आपको किस सिटी से पासपोर्ट मिला था वो आप डालेंगे। स्टेट प्रोविंस डाल देंगे आप, जो अगर पासपोर्ट पे लिखी है। मेरे पासपोर्ट पे नहीं लिखी हुई तो हम लोग नहीं डालेंगे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, मैं एक फर्जी डेट ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो डेट जिस तारीख को आपको पासपोर्ट इशू हुआ है वो आप डाल दोगे। सॉरी, 2025, expiration let's say February 2029 कर देते हैं इसको। कोई आपका पुराना पासपोर्ट था या गुम गया है या चोरी हो गया है या स्टोलन है, लाइक एक ही बात है ऑब्वियसली। तो आप वहाँ पे अपनी वो इन्फॉर्मेशन देंगे। आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर कोई गुमा है और चोरी हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरा कोई गुमा या कोई चोरी नहीं हुआ तो मैं नो कर रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन आप सेव कर देंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। I'm sorry, this video is getting longer, but it is what it is. I have to explain all these things, so it's taking some time. Let's just move on to the next step. That's US contact information. अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं तो आप यहाँ पे उस बंदे की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर लेट्स से B1 B2 पे जा रहे हैं तो आप किसी से तो मिलने जा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे इट्स बेटर कि आप यहाँ पे शेयर कर दें उसकी इन्फॉर्मेशन कि भाई मैं इसके पास रुकूंगा, या जिसका अपने एड्रेस भी शेयर किया होगा तो उसी की आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आप F1 F2 के ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे, सॉरी F2 के लिए नहीं, F2 पे अगर आप जा रहे हैं तो F1 वाले की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप F1 पे जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके I-20 के ऊपर आपके स्कूल की तरफ से एक नाम, और जिस बंदे ने आपको I-20 इशू किया होता है, आई एम एज्यूमिंग कि आपके पास ऑलरेडी I-20 है। विदाउट I-20 आप ये फिल नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस बंदे का जो I-20 पे नाम है उसका आप सर नेम, गिवन नेम देंगे, और ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। मेरा ये अप्लाई नहीं होता। चले मैं यहाँ पे डालना ही पड़ेगा ये मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। और रिलेशनशिप टू यूज़, बंदे का आपसे क्या रिलेशनशिप है, या तो रिलेटिव है तो कोई रिश्तेदार है दूर दराज का, भाई बहन है तो यहाँ पे रिलेटिव आ जाएगा, स्पाउस बीवी, और या शोहर, फ्रेंड कोई दोस्त है, बिजनेस एसोसिएट कोई बिजनेस है, एम्प्लॉयर है कोई मतलब कोई आपका जिसके पास काम करते हैं उसके पास जा रहे हैं, या स्कूल ऑफिशियल है। अगर F1 F2 के लिए जा रहे हैं तो आप स्कूल ऑफिशियल यहाँ पे डाल देंगे।
और अगर आप B1 B2 के लिए जा रहे हैं तो ये प्रॉब्ली आप रिलेटिव डाल देंगे, या फिर अदर में ऐसा सच ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे इन्होंने सब आपको वैसे ही बता दिया कि किन किन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो आपसे एड्रेस मांग रहे हैं उस रिलेटिव का एड्रेस मांग रहे हैं। 5, ये एड्रेस आपका सेम होगा जो कि आपने पहले ही एड्रेस दिया हुआ है, उसके साथ जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं प्रॉब्ली उसी बंदे का कॉन्टैक्ट आपने दिया होगा, उसी की इन्फॉर्मेशन आप दोबारा डाल देंगे। और उसकी ईमेल डाल देंगे आप। इस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर लेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे आपसे आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो यूएस में हैं या नहीं है ये पूछ रहे हैं। और एक रैंडम नाम रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। जो भी आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे डालोगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो यूएस में नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मदर की डालेंगे, मदर का नाम वगैरह लिख देंगे। और वो यूएस में हैं तो आप डालेंगे डिटेल्स। अगर हैं तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, इसको आपको डालना पड़ेगा, और ये आपके प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो डरे बगैर बेशक डालिए। डू यू नो एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द स्टेट्स। अगर आपका कोई भाई है, बहन है, यहाँ पे वो इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि आपका कोई फियांसे है, मियाँ बीवी हैं, बच्चा है कोई, या ब्रदर एंड सिस्टर है, वो है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दें। हैव एनी अदर रिलेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर कोई और आपका रिश्तेदार है यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे। प्रॉब्ली आप यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे जिसके जिसके पास आप जा रहे हैं मिलने, और जिसकी आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लाजमी आएगी। आई एम गोना सेव दिस एप्लीकेशन फ्रॉम नाउ एंड लेट्स प्रेस कंटिन्यू एप्लीकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो व्हाट डू यू डू राइट नाउ, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इधर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उस बिज़नेस से रिलेटेड काम करेंगे। उस बिज़नेस से रिलेटेड आप बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके की जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, स्टूडेंट डालेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन स्टूडेंट काइंड ऑफ सेम थिंग। और अगर आप इसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो आप अदर कर देंगे। आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे नहीं सही बैठ रही या ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ से अदर कर देंगे। लेट्स जस्ट से मैं अभी के लिए नॉट एम्प्लॉयड कर रहा हूँ। एक्सप्लेन आई फिनिश्ड माई बैचलर्स एंड लुकिंग फॉर अ ब्रेक। तो जो भी आपकी कोई रीज़न होगी, जो भी आप कर रहे होंगे उसकी कुछ रीजंस आप डालेंगे यहाँ पे। मैंने एक रैंडम चूज़ करके वैसे ही लिख दी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से अपनी स्टूडेंट का डालेंगे, और उसके बाद आपसे वो स्कूल डिटेल्स वगैरह पूछेगा, वहाँ पे आप अपनी सारी स्कूल्स की डिटेल वगैरह ऐड करोगे। मैं सेव कर देता हूँ। कंटिन्यू एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह रेगुलरली आंसर्स कर रहा होता हूँ। या फिर आप मेरा लिंक्डइन पे, ओ सॉरी, इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दे दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर आप B1 B2 के लिए जा रहे हो तो प्रॉबली आपको 1 साल का वेट टाइम, 1.5 साल का वेट टाइम है। जैसे आज 2025 जुलाई है, तो अगले साल आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिलेगी 2026 की डेट। अगर आपको डेट जल्दी चाहिए तो डू लेट मी नो, कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। उसके अलावा अगर आपको इस्लामाबाद में ज़्यादा वेट टाइम है और कराची में रिलेटिवली कम है, लेकिन उसका भी तकरीबन आपको मार्च अप्रैल 2026 की मिल रही होगी। तो डेट अगर आपको जल्दी चाहिए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंशाल्लाह होपफुली आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो डू लेट मी नो। यू कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ HUZAIFA
_1221। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। इट्स HUZAIFAA_1221। दैट्स माई लिंक्डइन हैंडल, सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख के मुझे रीच आउट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। और यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, लेट्स से नो, अगर आप हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालेंगे, और मेक श्योर आपका एम्प्लॉयर को अगर वो रीच आउट करें तो वो इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके। और अगर आप येस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास इस चीज़ के सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होने चाहिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है यहाँ पे, हर चीज़ का आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना लाजमी है, क्योंकि वो इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैन योर लेवल, आप यहाँ पे यस करके अपना हाई, जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है, या एफएससी की है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया है, 9th 10th किया है, वो आप सारी इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट आप 9th से लेके सेकंड ईयर तक की जितनी इन्फॉर्मेशन है, इवन इंक्लूडिंग बैचलर्स, आपने अगर पहले, अव्वल तो आप पहले प्रोवाइड कर चुके होगे अपने बैचलर्स डिटेल, अगर आप स्टूडेंट हो, F1 पे आ रहे हो। तो अगर नहीं किया और जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपनी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और अपनी बैचलर की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, कब स्टार्ट किया था आपने, एक स्टार्टिंग डेट स्कूल की रैंडम भी हो सकती है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, बस ईयर और मंथ आपको पता होना चाहिए। दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और ये एड्रेस, नाम वगैरह आपको गूगल से भी मिल जाएगा अपने इंस्टीट्यूशन का, और नंबर वगैरह भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैं नो कर देता हूँ। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, प्रोबेबली नो कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई नो आई एम नॉट दैट गुड एट इट, बट स्टिल आई एम गोना गो विद दैट, एंड उर्दू आई विल डू दैट। और हैव यू एवर ट्रैवल्ड एनी रीजन विद इन द लास्ट 5 years, किसी कंट्री में आप पिछले 5 साल गए हो, तो आप यहाँ पे येस करोगे, और 5 साल की हिस्ट्री आपने सिर्फ डालनी होती है, और उस कंट्री का नाम डाल दोगे, और अगर आपका कोई और कंट्री है तो आप वो भी मेंशन कर दोगे। मेरी लिस्ट में हैं काफ़ी, लेकिन अभी के लिए मैं रैंडम एक कर देता हूँ। कनाडा में गया था, तो कनाडा का मैंने नाम डाल दिया। और ले जैसे एक और कर लेते हैं, जितने भी कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए हैं, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, और बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको यहाँ पे अपने जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री इससे स्ट्रॉन्ग शो होती है, लेकिन इसके आपके अगेन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो सब कुछ डाल दोगे। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट वर्क एनी अदर प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं किया। ये मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे अब आएंगे जिनके आप पे प्रॉब्ली नो ही होंगे, लेकिन आप पढ़ के नो कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार फिल कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे पे अप्लाई नहीं होती। किसी एक्सप्लोसिव वगैरह में काम किया, नो, मिलिट्री में मैंने सर्व नहीं किया हुआ। Have you ever served in a member of being involved in a parliament unit institution organization? No, I haven't worked with that. And I'm going to save this application here. Continue application. देखिए हर बार आपको सेव करना पड़ेगा, और this form hardly takes like 40 to 45 minutes to fill it up, but it's just like I'm explaining everything to you, so it's taking so much time. I'm sorry for that. और कोई हेल्थ डिजीज़ है आपको, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। मेंटल डिसऑर्डर वगैरह है तो वो मेंशन करेंगे। अगर आप कोई ड्रग लेते हैं तो वो मेंशन करेंगे। प्रॉब्ली ये सबके नो आएंगे, और जिसका नो नहीं भी आ रहा तो प्लीज़ नो ही कीजिएगा। आई डोंट नो। तो आप भी समझदार हैं, अगर आप यहाँ तक फिल कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का। और दीज आर ऑल सेम क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आप, मैं प्रॉब्ली नो ही करता हूँ, आप भी नो ही करती जाइएगा, और आप पढ़ लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहा, बस यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने ना की हो, पैसे ना किए हों, किसी कंट्री से निकाले ना गया हो, वीज़ा रिफ्यूज़ ना हुआ हो, किसी भी गलत एक्टिविटी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, तो ये सारा कुछ आपने नो नो कर देना है। और मेक श्योर आप ये एप्लीकेशन सेव करते जा रहे हो साथ। यूनाइटेड स्टेट्स से तो नहीं निकालेंगे, किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं इन्वॉल्व हुए, लास्ट 5 years में कुछ किया तो नहीं है, और वगैरह वगैरह, किसी में किसी के आपका कोई जानने वाले ने तो नहीं कुछ किया जो कि आपको पता हो। तो ये प्रॉब्ली आपके सारे क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इसको, ये आपके नो ही होंगे। अगेन आप अपनी एप्लीकेशन सेव करेंगे यहाँ पे, फिर इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, एंड देन यू विल गो टू सिक्योरिटी बैकग्राउंड पार्ट 4। इट्स द सेम क्वेश्चंस। मोर डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, नहीं भाई हमें नहीं डिपोर्ट किया गया, तो मेक श्योर आप यहाँ पे नो ही करें, आपकी ज़रूरी होता है ये। फिर उसके बाद कस्टडी किसी यूएस के से नहीं है, रेगुलेशन टैक्सेशन, आप नो ही करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे।
and you will go to next phase and that's the last phase. यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। पिक्चर की बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी प्रोफेशनल से ये पिक्चर खिंचवाइएगा और इट शुड बी आई गेस 2x2 240 KB से बड़ी आपकी फाइल नहीं हो सकती। वो अगर DSLR वगैरह से पिक्चर्स ली होती है उन्होंने तो प्रॉबेबली वो साइज़ काफ़ी बड़ा होगा पिक्चर का, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके या व्हाट्सएप पे शेयर करके कि आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, या वैसे भी आप जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके एडिट करके साइज़ को छोटा कर सकते हो। अगेन 240 KB से बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए और आपका फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नो स्माइलिंग फेस। अब और ग्लासेस भी क्या कहते हैं आपको उतारनी पड़ेंगी, और कुछ भी आपको आपके अगर कान में ईयर रिंग्स है, नाक में ईयर रिंग्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको उतार के फिर ये पिक्चर करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ इट, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। बस उसके बाद आप वेरीफाई करते हो और आप ये अपना सबमिट कर देते हो। once you submit this document you will not be able to make any changes with it, so probably make sure you read everything, you check your spelling mistake, address, number, and make sure you have provided all the information what needs to be provided. Again, you have to be careful with that, and if you know someone who's in states and you know you're gonna meet them, or you know you're gonna visit them और दे आर स्पॉन्सरिंग यू, मेक श्योर उनकी सारी डिटेल्स आप डालो ताकि वो आप वेरीफाई कर सको। अगेन इस सब का आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना लाजमी है। सो मेक श्योर अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके जाओ, उस बंदे का एड्रेस लेके जाओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो I-20 लेके जाओ एंड ऑल दोज थिंग्स। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप F2 कर रहे हो, सॉरी F1 कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आओगे और आई एम नॉट श्योर वो किधर था, ट्रैवल में था आई गेस। ट्रैवल पे आओगे, यहाँ से आप इसको चेंज करके आप F कर दोगे, और F के आगे दो कैटेगरीज होती हैं, डिपेंड F1 स्टूडेंट होता है, F2 आपका स्पाउस होगा और या फिर आपका चाइल्ड होगा। तो मैं यहाँ पे मतलब सेम चीज़ें ही हैं, तो ये आप कर दोगे तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, मैं देखता हूँ एक सेकेंड। ये इस पॉइंट पे आप आओगे, यहाँ पे आके थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एज अ स्टूडेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे एक और बंदे का इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगेन ये आपको ऐसा बंदा हो सकता है जो कि आप किसी को जानते हो यूनिवर्सिटी के पास, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर आप अगेन अपने स्कूल वालों की ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उन्हीं का नाम, उन्हीं का एड्रेस वगैरह आप दोबारा प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके प्रोफेसर के साथ आपके ताल्लुक अच्छे हैं तो आप यहाँ पे अपने प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। अगर नेक्स्ट स्टेप आप अपने सेविस आईडी पे आ जाओगे, और आपको I-20 जब इशू होता है तो यहाँ पे वो आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे सेविस आईडी पे ले जाएगा। तो आप वहाँ पे अपनी सेविस आईडी भी डालोगे जो कि आपके I-20 के ऊपर ऑलरेडी लिखी होती है। तो वो जस्ट आपने सिर्फ नंबर ही लिखना होता है और आपने उसमें कुछ एडिट नहीं करना होता। आपके I-20 डॉक्यूमेंट में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके DS-160 में एज इज़ जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप सबमिट कर दो। इट वाज जस्ट एक रैंडम मैंने फॉर्म फिल किया है, इधर से कुछ भी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। तो बस यही है भाई, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो स्पेसिफिकली तो मुझे बताइएगा। किसी और वीज़ा के लिए DS-160 फिल करना हो या अपॉइंटमेंट बुक करनी हो का तरीका आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। अगेन आपको अगर B1 B2 की अपॉइंटमेंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जल्दी चाहिए, तो यू कैन रीच मी आउट, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ, आपको अपॉइंटमेंट मैं जल्दी लेके दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो।